एक कछुआ के मुंह में कितने दांत होते हैं, चाहे वो टर्टल हो या टोटवाइज, सेम नंबर ऑफ टीथ इन लोग में पाया जाता है। तो आज का क्वेश्चन यही रहेगा। तो हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स ग्रेड एजुकेशन। आज के इस क्लास में देखेंगे जेसीसी सीजीएल एसआई का जनरल साइंस, जो कि होगा पार्ट नंबर 47। विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ रख लीजिएगा, @लर्नर्स ग्रेड एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, रिवीजन में काम आ जाएगा। और सारे पार्ट्स विजिट जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम में फायदा करेगा। और कोई चीज़ को आप लोग मत छोड़िएगा, चाहे वो कंप्यूटर हो, झारखंड जीके हो, नॉर्मल स्टैटिक जीके आ रहा है सो ओके ना, या फिर जनरल साइंस हो, कोई भी अगर छूट जाएगा तो फिर ऐसे आपका गड़बड़ हो सकता है। यानी कुर्सी का एक भी टांग टूटा तो ठीक से वह खड़ा नहीं रह पाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन काउज डैमेज टू बिल्डिंग्स। बिल्डिंग को कौन जो है काउज कर मतलब डैमेज कर सकता है? इंफ्रासाउंड, या फिर साउंड एबव 10 किलो हर्ट्ज, शॉक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, या फिर सबसोनिक साउंड्स। तो आइए देख लेते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा, शॉक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट्स के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस किया जाता है उसका वेव से इमारत को नुकसान हो सकता है, ठीक ना, इमारत को नुकसान हो सकता है। तो देख लीजिएगा इसका। आइए कुछ देख लेते हैं डिटेल में। जब भी बात करेगा सुपरसोनिक साउंड के बारे में तो साउंड एबव मैक 1, मैक नंबर क्या होता है, कैसे निकाला जाता है वो भी डिस्कस कर दूंगा। लेकिन फॉर द टाइम याद रखिएगा कि कभी भी अगर साउंड है एक मैक से ज़्यादा है तो उसको सुपरसोनिक साउंड कहा जाता है। मैक नंबर निकालने का यहाँ भी लिखा हुआ है फॉर्मूला, आगे भी देख लीजिए। मैक नंबर कभी भी निकालना होगा तो इस ऑब्जेक्ट का स्पीड, यानी कि जो एयरक्राफ्ट है उसका स्पीड देख लीजिए, बाकी उसका स्पीड ऑफ साउंड, जो कि नॉर्मल हम लोग एयर में अगर बात करते हैं 332 मीटर लिया जाता है 0 डिग्री पर, ओके ना। नॉर्मल आप लोग अगर 25 डिग्री पर या नॉर्मल टेम्परेचर पर लेते हैं तो 342 कहा जाता है ना। तो इसको देख लीजिएगा, तो उस तरह से आपको मैक नंबर निकल जाएगा। उसके बाद अगर सब सोनिक साउंड के बारे में बात कीजिएगा तो लेस देन 1 आता है। मैक 1 से जो कम साउंड होता है उसको बोला जाता है सब सोनिक। एक हो जाता है तो उसको आप लोग ट्रांससोनिक के नाम से जानते हैं। सुपरसोनिक, एक मैक से ज़्यादा साउंड, ये भी लिखा हुआ था, यही था सुपरसोनिक। और अगर 5 मैक से ज़्यादा साउंड हो जाता है तो उसको हाइपरसोनिक कहा जाता है। तो इससे तो जब सुपरसोनिक से ही अगर डैमेज हो जा रहा है बिल्डिंग तो हाइपरसोनिक से भी डैमेज हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे साउंड से कैसे आप डैमेज हो सकता है, ओके ना। तो देखिए कि हम लोग जब साउंड होता है उसके पास एनर्जी होता है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक ना। अगर इस समझ में नहीं आ रहा है तो 4 दिन खाना मत खाइए, साउंड भी नहीं निकलेगा, समझ में आ रहा है ना। तो उसके पास एनर्जी होता है, उसी के चलते जो है से वह बिल्डिंग को डैमेज कर सकता है। तो सबको देख लीजिएगा कि किसको सुपरसोनिक कहते हैं, किसको सबसोनिक कहते हैं, किसको ट्रांससोनिक कहते हैं, किसको हाइपरसोनिक कहते हैं। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक नंबर क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, वो भी आप लोग पता रखिएगा। इंफ्रासोनिक साउंड को जो है से या जो 20 किलो हर्ट्ज होता है उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। और अल्ट्रासोनिक आपको पता होगा, 20 हर्ट्ज से जो नीचे का साउंड होता है उसको इंफ्रासोनिक बोला जाता है। और 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर का जो साउंड होता है वह होता है आपका अल्ट्रासोनिक, ठीक है। और दोनों के बीच का जो रेंज होता है उसको ऑडिबल रेंज कहते हैं, जो कि हम लोग सुनते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इतना सारा डिटेल में समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डैश इज द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस विच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ रॉड ऑफ दैट सब्सटेंस विच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पे स्क्वायर मीटर नहीं होना चाहिए था, 1 मीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन। तो बोला जा रहा है कि उस पदार्थ की भौतिक मात्रा क्या है, आपको फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताना है, जिसमें संख्यात्मक रूप से उस पदार्थ की एक छड़ के प्रतिरोध के बराबर जो लंबाई में 1 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होता है। आइए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं आपके लिए। जो अंग्रेजी मीडियम वाले होंगे वह रजिस्टिविटी आप लोग पढ़े होंगे, इसका आंसर सी रजिस्टिविटी है। रजिस्टिविटी इज आल्सो टर्म्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक ना। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है, और ऐसे हिंदी में इसको प्रतिरोधकता कहा जाता है। तो रजिस्टिविटी यही रो है ना। आइए देख लेते हैं इसका ऑपरेशन। रजिस्टिविटी जो है आपको पढ़ाया गया होगा तो आपको इसका डेफिनेशन दिया जाता है कि रजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सब्सटेंस हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर यूनिट के बारे में बात कीजिएगा तो लेंथ उसका अगर 1 मीटर लेते हैं तो एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर लेना होगा। तो यह नथिंग बट रेजिस्टेंस, एक जो है रेजिस्टेंस ही है एक वायर का, जिसका लेंथ 1 मीटर होना चाहिए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। इसको उसी को रेजिस्टिविटी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस होता है एक प्रॉपर्टी होता है किसी वायर का, जिससे क्या करता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो कराया जाता है तो वो उसका विरोध करता है, यानी कि अपोज करता है, ओके ना। तो ध्यान रखिएगा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। और दो टर्म है, एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है रजिस्टर। तो दोनों में लोगों को डिफरेंस समझ में नहीं आता है। रेजिस्टेंस जो है से एक प्रॉपर्टी होता है और रजिस्टर किसको बोला जाता है, तो जिसका यह प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं ना, तो रजिस्टर एक पदार्थ होता है, इस तरह का जो पदार्थ है उसको रजिस्टर बोला जाता है। और इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वह इसका एक गुण होता है, ठीक ना। तो डिफरेंस पता रखिएगा, डिटेल में समझा दिया।
चलिए आइए देखते हैं। कंडक्टेंस से पता चलता है कि जो है कोई सब्सटेंस कितना जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। चार्ज को देख लीजिएगा, चार्ज तो पता होगा क्यू, ओके ना। इसका SI यूनिट कूलम होता है, कूलम। रेजिस्टेंस का SI यूनिट ओम होता है ना, ओम होता है। रेजिस्टिविटी का SI यूनिट हो जाएगा ओम मीटर, इस तरह से साइन दिया जाता है। तो सारा चीज़ को आपने देख लिया। आइए कुछ और बात कर लेते हैं। यहाँ से देखिएगा तो फॉर्मूला दिया जाता है R इज टू रो एल अपॉन ए। वन जैसा लग रहा है, सभी लोग टाइपिंग मिस्टेक करके रखता है। तो रो एल अपॉन ए होता है। तो इसमें अगर देखिएगा तो जो रेजिस्टेंस होता है वह किस पे डिपेंड करेगा, तो लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, उसके बाद नेचर पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। चारों पे डिपेंड करता है ये रेजिस्टेंस। और ये जो रो है जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहा जाता है, या सिर्फ नेचर और टेम्परेचर, तो नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। What will be the equivalent और resultant resistance of two resistors of 4 ohm each are connected in parallel। बोला जा रहा है कि 4 ओम का दो रेजिस्टेंस है, उसको आप लोग पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, तो जो परिणामी या समतुल्य प्रतिरोध है वह कितना होगा। क्वेश्चन देखिए, अगर जनरल साइंस, अगर आप लोग जीएसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 9 और 10th का एनसीईआरटी को पूरा चट कर जाना है आपको अच्छे से, ठीक है ना। बहुत क्वेश्चन भर के आता है। अब ये सारा क्वेश्चन बताना भूल गया है, सब आरआरबी जेई का क्वेश्चन है ना, आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। अभी मजा आ रहा है ना। देखिए तो दो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, देख लीजिएगा। मान लेते हैं कि ये 4 ओम का है और ये भी 4 ओम का है। तो इसको अगर कनेक्ट किया जाए पैरेलल में तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, जो यानी कि जो नेक्स्ट वाला सर्किट आपको दिख रहा है वह कितना आएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का 1/r' अगर आप बोलते हैं तो 1/r1 + 1/r2, ओके ना। तो इसको अगर आप लोग कंबाइन करते हैं तो r' निकल जाएगा आपका R1 R2 हो जाएगा, उल्टा करेंगे ना फिर, हाँ या, तो R1 × R2/R1 + R2 हो जाएगा। तो 4 × 4 कीजिए और इसको फिर 8 से भाग दे दीजिए, तो 2 आ जाएगा आंसर, ठीक ना। इसको कर लीजिएगा, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम आएगा। तो कनेक्ट करने के लिए आ जाता है तो पैरेलल में डायरेक्ट होता है, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इस तरह से ऐड किया जाता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, और इसको निकालने के बाद इसको उल्टा कर दीजिएगा क्योंकि 1/RP होता है ना। और नॉर्मल अगर सीरीज कॉम्बिनेशन का होगा तो वो तो सिंपली आपको अरिथमेटिक कर देना है, एडिशन। तो R1 R2 R3 इस तरह से चला जाएगा, वो जो सीरीज में होता है। हमारा जो डोमेस्टिक सर्किट होता है उसका जो कॉम्बिनेशन है तो वो भी पैरेलल में ही होता है। ये सब चीज़ कुछ ध्यान रख सकते हैं। अगर देखिएगा तो यह जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो आपको पता होगा कि कभी भी जब बैटरी आप लोग जोड़ते हैं इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स को, तो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जो है से इलेक्ट्रिक करंट जो है से फ्लो होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि करंट है से 2 भागों में बढ़ जाता है, यहाँ पे और एक यहाँ पे 2 भागों में बढ़ जाता है, लेकिन वोल्टेज इसमें हमेशा सेम रहता है। तो दोनों रेजिस्टेंस पर देखिएगा तो ये जो वोल्टेज जो है से हमेशा सेम रहता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज हमेशा सेम होता है और करंट जो है से डिफरेंट होता है अलग अलग अप्लायंसेस पे, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। दैट इज वाई वी यूज पैरेलल कॉम्बिनेशन इन डोमेस्टिक सर्किट्स, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का नेचर क्या होता है, तो यह ना एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। यह ऑक्सीडाइज कर देता है। देखिए एग्जाम में आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 देखिएगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जो है से डायरेक्ट जो है से आपको पता करना है, ओके ना। यहाँ तक कि सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज और कौन रिड्यूस हो रहा है वो भी पता करना है। छांटने के लिए दिया जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन में जैसे के एग्जाम में देख चुका हूँ कि आ चुका है। तो देखिए कभी भी अगर आपको छांटना हो कि कौन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर कौन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो देख लीजिएगा वो ऐसा सब्सटेंस जो कि रिड्यूस हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, कोई एक ऐसा सब्सटेंस जो कि रिड्यूस हो रहा है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और कोई एक ऐसा सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा होगा वह रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम करता है। अब कौन रिड्यूस हो रहा है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है इसका भी कहानी है। जिसमें देख लीजिएगा रिड्यूस कौन होता है, तो जिसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, या तो ऑक्सीजन हटे या फिर हाइड्रोजन जुटे, दोनों होता है रिडक्शन ही। और ऑक्सीडेशन में या तो ऑक्सीजन आपका जुड़ रहा है, ओके, या फिर हाइड्रोजन ऐसे हट रहा है, दोनों होता है ऑक्सीडेशन। तो सब पता कर लीजिएगा, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। तो जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम करेगा और जो रिड्यूस्ड होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करेगा, ओके, ध्यान रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात किया जा रहा था, इसका कुछ एक कॉमन नाम भी है जो कि डायरेक्ट कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एग्जाम में अगर टफ क्वेश्चन बनाएगा तो हाइपोक्लोरेट करके दे देगा कुछ ऐसा ऑप्शन ना। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी इसको बोला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर को ब्लीचिंग एजेंट भी बोला जा सकता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोला जाता है, या फिर क्लोरीनेटेड लाइम भी इसको कहा जाता है। ये सब कुछ अदर नेम्स है,
ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यही है इसका फॉर्मूला CaOCl2। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यह है ब्लीचिंग पाउडर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ब्लीच करने के लिए, या फिर बोल सकते हैं कि पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए ये जो है से यूज किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। बनता कैसे है वो भी रिएक्शन चलिए बता देते हैं यहीं पे। तो देखिए कभी भी शुष्क बुझा हुआ चूना है, यानी कि अगर सेलेक्ट लाइम है उस पर 40 डिग्री सेल्सियस यानी कि 313 केल्विन पर अगर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दिया जाता है तो यह ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। ये इसका प्रिपरेशन का मेथड होता है, इसे ध्यान रखिएगा। 40 डिग्री और 313 केल्विन, 273 में जोड़ेगा तो उतना ही आएगा। ओके ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो एक ऐसा पहले हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, ठीक है ना, उसी को सिर्फ हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। सेचुरेटेड क्या होता है, तो सेचुरेटेड मतलब जिसमें हाइड्रोजन या बोल सकते हैं कि कार्बन या हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो उसको बोला जाता है कि यह एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो सिंगल बॉन्ड वाला सेचुरेटेड होता है। आइए डिटेल में देख लेते हैं। तो कभी भी बात करेगा सेचुरेटेड में तो इसका जनरल फार्मूला हो जाता है CnH2n+1। इसमें n=1 से लेना है, ध्यान रखिएगा। इसमें सिंगल बॉन्ड पड़ता है। एक यहाँ पे n=4 पर एक कंपाउंड बना दिया था जिसका नाम है ब्यूटेन, ठीक है। उसके बाद अनसेचुरेटेड में दो टाइप होता है, एक अल्कीन्स होता है जिसका जनरल फार्मूला CnH2n होता है, और एक CnH2n-2 होता है जिसको अल्काइंस कहा जाता है। अल्काइंस में देखिएगा तो यह तो इथीन है, ओके, और ये इसको प्रोपाइन यहाँ बोला गया है, यानी कि n इसमें 3 लेकर बना दिया गया था तो प्रोपाइन बना होगा। इसमें n=2 लेकर बनाया है। और कभी भी देखिएगा तो जो अनसेचुरेटेड है इसमें n=2 से ही शुरू किया जाता है, क्योंकि 1 पर कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान देख लीजिएगा। जनरल फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जा सकता है सेचुरेटेड का CnH2n+2 और अनसेचुरेटेड का 2 होता है, तो ऐसे तो नहीं पूछेगा। अल्केन का पूछ देगा तो CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n और अल्काइन का जो है CnH2n-2। ओके, तो इसको देख लीजिएगा। हाँ, तो क्वेश्चन था यहाँ पे कि किसमें जो है से आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो मीथेन होगा। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, या इसको मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। नेचुरल गैस या फिर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं आप लोग, उसका मेन कंपोनेंट होता है। बायोगैस का भी यह मेन कंपोनेंट होता है, इसको ध्यान रखें, ओके ना। बाकी सब आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। एसिटिलीन गैस का आप लोग यूज करते हैं फलों को पकाने के लिए ना, इसको देख लीजिएगा। Which of the following is not a fat soluble vitamin। तो इसमें कौन जैसे फैट सोल्यूबल विटामिन नहीं है, तो फैट सोल्यूबल में कौन कौन आता है, तो फैट सोल्यूबल में ADEK आता है ना, ADEK, तो C नहीं है, तो क्वेश्चन ही गलत है। हाँ, क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गया, इसको सही कर दूंगा बाद में, ठीक है ना। देख लीजिएगा यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन होता है वह ADE और K होता है, तो ADE और K। तो फैट सोल्यूबल विटामिन मुझे डालना चाहिए था एक और ऑप्शन यहाँ पे के डाल देना चाहिए था, या कुछ और डालना चाहिए था। यहाँ पे इसको मान लेते हैं के कर दिए, ठीक है, तब ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो आंसर इसका जो है से सी हो जाएगा ना। तो विटामिन बी और जो सी होता है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, डायरेक्ट आपको छांटने के लिए भी दे देता है, ठीक है ना, या पूछ देगा कौन इसमें एक वाटर सोल्यूबल है या फिर वाटर सोल्यूबल नहीं है। तो अगेन याद रख लीजिएगा, सिर्फ बी और सी जो होता है वाटर में सोल्यूबल होता है। याद करने का ट्रिक है WBC ना, ये तो याद रहेगा ना, वाटर में सोल्यूबल विटामिन बी और सी है, WBC याद रख लीजिएगा, टेंशन खत्म। बाकी जो है सबको आप लोग फैट सोल्यूबल लगा लीजिएगा। देखिए एग्जाम आप लोग अगर देते हैं, ठीक है, तो देखिएगा तो इस तरह से क्वेश्चन ना कभी कभी फ्रीक्वेंटली आपसे पूछा जाता है। तो देखिए पढ़ाई आपको इस तरह से करना चाहिए। विटामिन टर्म आया तो आपको माइंड में तुरंत हिट करना चाहिए कि क्या कोई ऐसा टर्म है जो किसी के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। विटामिन इस तरह से टर्म है जो कि ओरिजिनली विटामिन से निकल कर आया है, जो कि कैसिमिर फंक के द्वारा दिया गया था 1912 में, और यह स्कॉटलैंड के पर्सनालिटी हैं। तो ध्यान रखिएगा, यही होता है विटामिन। मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ, बायोडाइवर्सिटी है, इकोलॉजी टर्म है, ओके ना। उसके बाद सॉफ्टवेयर टर्म्स कभी कभी मैं बताता हूँ। तो ये सब टर्म किसने दिया है आपको सब पता होना चाहिए, एक बार जाकर रिवीजन कर लीजिए। चलिए मैं आज डिस्कस कर देता हूँ। देखिएगा तो बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है वह WG रोजन के द्वारा दिया गया था ना, WG रोजन। और इकोलॉजी जो शब्द है वो अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया है। सॉफ्टवेयर शब्द जो है WTUK के द्वारा दिया गया है। 2K याद रख लीजिएगा, ऐसे इनको TUKEY बोलते हैं ना। तो याद रख लीजिएगा, बायोडाइवर्सिटी WG रोजन है, अर्नेस्ट हैकल है, इकोलॉजी शब्द दिए हैं, और सॉफ्टवेयर शब्द को दिया गया था WTUK के द्वारा, और विटामिन शब्द को दिया गया था कैसिमिर फंक के द्वारा। तो ये सब कुछ याद रखिएगा। इसको पेटी में सही कर दूंगा, इसको यहाँ पे डी कर दूंगा ना, डी तो है ही था, के करना होगा। अब देखिए अगर विटामिन से क्वेश्चन आपको पूछता है तो पूरा आपका ना B1 विटामिन सब बी का जो जितना भी टाइप है सब आपको पता होना चाहिए। जैसे B1 को थायमिन कहा जाता है,
B2 को राइबोफ्लोविन कहा जाता है, विटामिन 3 को नियासिन या फिर नियासिनामाइड बोला जाता है, विटामिन B5 को पैंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। तो कम से कम कुछ ना ट्रिक लगा के याद रखिएगा, जैसे B5 है तो इसको लिंक कभी कभी मैच करने के लिए क्वेश्चन आ जाए तो कम से कम कुछ ही तो एकदम पता होना चाहिए। जैसे थायमिन को आपको भूलना नहीं है, जो पैंटोथेनिक जो एसिड है उसको नहीं भूलना है, 5 आता है ना तो उसमें P है, P से 5 ऐसे याद रखिएगा। तो पैंटोथेनिक में 5 होता है। पायरोडॉक्सिन को देख लीजिएगा B6 बोला जाता है। ओके, उसके बाद विटामिन B7 बायोटीन होता है, बायोटीन B7 इंपॉर्टेंट है। फोलिक एसिड नहीं भूलिएगा, ओके ना। ए जो है आपका 9 होता है, B9। और B12 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइनोकोबालामिन इसको बोला जाता है और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, बहुत बार क्वेश्चन इसमें आया है। और B3 से पिलाग्रा नाम का एक रोग होता है ना, कमी से B3 से कैसे होगा, तो सब कुछ को डिटेल में आप लोग देख लीजिएगा। Which constellation has other names as बिग डिपर, ग्रेट बियर और सप्तर्षि? तो बोला जाता है कि किस कॉन्स्टलेशन का नाम जो है से बिग डिपर कहा जाता है, ग्रेट बियर कहा जाता है और इंडिया में इसको हम लोग सप्तर्षि के नाम से जानते हैं। तो ये उर्सा मेजर का नाम होता है ना, ध्यान रखिएगा। उर्सा मेजर को देखिए, फिर आखिर कॉन्स्टलेशंस क्या होता है तो आप लोग स्काई को देखिएगा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। डिफरेंट जो स्टार का ग्रुप है और डिफरेंट टाइप का पैटर्न बनाता है, ओके ना। तो स्पेशल टाइप का जो पैटर्न्स बनाया जाता है उसी को स्टार्स के द्वारा, उसी को कॉन्स्टलेशन कहते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ स्पेशल पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार को नहीं बोलेंगे, एक स्पेशल पैटर्न जो है करना चाहिए फॉर्म ना। तो उर्सा मेजर इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा तो पूरा वर्ल्ड में जितना भी स्काई आप देख रहे हैं तो उसमें जो बिगेस्ट कॉन्स्टलेशन है उसमें सबसे पहले हाइड्रा आता है ना, सेकंड पे वर्गो आता है, वर्गो एक राशि भी है, कन्या राशि। और उर्सा मेजर ये जो देख रहे हैं वह थर्ड जो है बिगेस्ट जो है आपका कॉन्स्टलेशन है, ओके ना, ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ इस तरह का जो है आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ओके ना, यानी कि इमेज देखने को मिलेगा उर्सा मेजर के लिए, जिसको आप लोग ग्रेट बियर का नाम जानते हैं। तो भालू के जैसा ये इमेज बनता है। क्वेश्चन अगर पूछ दे कि उर्सा मेजर में, डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेगा, पूछेगा कि मुख्य रूप से कितने स्टार होते हैं, तो याद रखाइएगा सप्तर्षि। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सप्त मतलब 7 होता है, तो इसमें 7 स्टार का यह ग्रुप होता है। ऐसे ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा लेकिन मेनली रूप से 7 ही होता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और 7 का नाम भी है अलग अलग, ठीक है ना, इसको भी आपको याद करना होगा, ठीक है ना। स्टेट पीसीएस की तैयारी कीजिएगा तो सबको याद करना होगा कि जैसे 7 का नाम क्या क्या है, ओके। तो इतना चीज़ याद रखिएगा। द मास नंबर ऑफ ड्यूटेरियम इज, यानी कि ड्यूटेरियम का मास कितना होता है, तो आइए देख लेते हैं, मुझे भी याद नहीं है। पहले आता है प्रोटियम, उसके बाद ड्यूटेरियम आता है, फिर ट्रिटियम आता है। तो प्रोटियम हाइड्रोजन 1 होता है, इसमें हाइड्रोजन 1 2 होता है, इसमें हाइड्रोजन 1 3 होता है। इसमें सिंबल होता है, तो अगर देखिएगा तो कोई भी एलिमेंट को एक से डिनोट किया जाता है, यहाँ पे Z लिखा जाता है, यहाँ पे A लिखा जाता है। Z स्टैंड्स फॉर एटॉमिक नंबर और A स्टैंड फॉर मास नंबर, नहीं, ठीक है, यही होता है, A से एटॉमिक नंबर नहीं होता है, Z से होता है। हम तो देख लीजिएगा यहाँ पे 1 इसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर 1 है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स होगा वह गायब होगा। ध्यान रखिएगा, पूछेगा कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें गायब होता है न्यूट्रॉन, यानी होता ही नहीं है, तो होगा आपका प्रोटियम, या नॉर्मल हाइड्रोजन बोल देगा। तो ड्यूटेरियम देख लीजिएगा, ये दूसरा जो है आइसोटोप है इसका, आपका इसको हैवी हाइड्रोजन बोला जाता है। और यह रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन होता है, जिसको ट्रिटियम के नाम से आप लोग जानते हैं। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 3 है तो घटाइएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है N = A - Z, यानी कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर हटा दीजिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएगा, ओके ना। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट से क्वेश्चन पूछता है। तो 3 ठो आइसोटोप है आपका हाइड्रोजन का, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। नॉर्मल हाइड्रोजन को प्रोटियम कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आइसोटोप क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट, उसको आइसोटोप्स बोलते हैं। तो आंसर इसका मास नंबर ऑफ ड्यूटेरियम 2 हो जाएगा। Which of the following is not a multi-seeded fruit? Multi-seeded fruit करने का मतलब इसमें कौन सा एक ऐसा सीड है, मतलब फ्रूट है जिसमें एक से ज़्यादा सीड जैसे नहीं पाया जाता है, यानी कि एक सीड पाया जाता है। तो पपाया तो आप लोग देखे होंगे, तो ये कैरिका पपाया है, इसमें ज़्यादा सीड पाया जाता है। लीची सोचिए थोड़ा सा, एप्पल में एक से ज़्यादा सीड होता है और अनार में तो सीधे सीड होता है, ठीक है। तो देख लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा लीची। लीची आप लोग आजकल खा रहे होंगे, सबका ब्रैकेट में इसका साइंटिफिक नेम दिया हुआ है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो लीची का साइंटिफिक नेम है लीची सिनेंसिस ना, तो ये इसका होता है। तो लीची में सिर्फ एक ही सीड पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन जो है सीड कौन कौन होता है, जैसे चावल ले लीजिए, गेहूँ ले लीजिए, ये सब मोनोकोटिलिडन में आएगा। लेकिन अगर वही सेम ले लीजिए, चना ले लीजिए, ये सब में डाइकोटिलिडन में आ जाएगा, यानी कि इसमें 2 बीजपत्री होता है।
तो ऐसे भी छांटने के लिए क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चना खा रहे हैं तो उसको फोड़ फोड़ के देखिएगा आप लोग। ठीक है, लीची होता है, लीची का सबसे ज़्यादा उत्पादन बिहार में होता है, ध्यान रखिएगा, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल एंड आसाम। तो एक जीके का भी क्वेश्चन आप लोग का कवर करा दिया। लीची का सबसे ज़्यादा उत्पादन बिहार में होता है, उसके बाद वेस्ट बंगाल और फिर आसाम। ठीक, और भारत में जो चाइना के बाद सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन होता है, यानी कि लीची के उत्पादन में भी हम लोग नंबर 2 पे हैं चाइना के बाद। द फंक्शनल ग्रुप CHO इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फ्लोइंग। ओके, मुझे तो लगता है ना कि जनरल साइंस में बहुत सारा ना जीके का क्वेश्चन मैं ऐड कर दूँ, मेरा बस चले तो इसमें 10 क्वेश्चन जीके का ऐड हो जाएगा तुरंत के तुरंत, बट क्या करेंगे, हम जनरल साइंस चल रहा है। द फंक्शनल ग्रुप, मुझे लगता है ना कि एक लेक्चर ऐसा शुरू किया जाए कि बियॉन्ड द बॉर्डर्स होना चाहिए, जैसे कि कुछ भी डिस्कस कर दूँ, उसमें मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। द फंक्शनल ग्रुप CHO इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन जो है फंक्शनल ग्रुप CHO को रिप्रेजेंट करता है? तो यह अल्डिहाइड होता है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन कम से कम इतना जो डिस्कस करना उतना फंक्शनल ग्रुप आप लोग याद रख लीजिएगा, जैसे अल्डिहाइड का, कीटोन का, अल्कोहल का, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का, और कहाँ पे है, अल्कोहल हो गया ना, इतना कम से कम आप लोग याद रखिएगा, और हेलो अल्केन कम से कम RX याद रख लीजिएगा, ये सब। ओके, तो ये सब होता है, कुछ भी इतना याद रखिएगा। आप लोग को क्लास 10th में अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और हेलो अल्केन ये सब पढ़ाया गया था। ठीक है, इतना कुछ पढ़ाया गया है, तो कम से कम आप लोग इतना याद रखिएगा। ओके, इसका फंक्शनल ग्रुप भी सबका इंपॉर्टेंट रहेगा, ये यहीं पे लिख देते हैं। जैसे कीटोन आएगा तो कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वह CO होता है। अल्डिहाइड का तो आपने देख लिया CHO, इसको पढ़ते हैं आप लोग, इसको अगर ऐसे लिखिएगा तो COH इस तरह से लिखा जाता है। ओके ना, अल्कोहल का OH होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉन्ड लगेगा COOH, इसको -COOH को कौन पढ़ता है, ये बॉन्ड है ना, यानी किसी के साथ जुड़ेगा, माइनस नहीं है। ओके, तो आंसर इसका हो जाएगा आपका CHO, अल्डिहाइड। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि फंक्शनल ग्रुप आखिर होता क्या है? तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि ऐसा ग्रुप जिस पर किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी निर्भर करता है, उसी को फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। यानी किसी कंपाउंड में OH लग गया तो वो अल्कोहल हो गया, ओके ना, CHO लग गया तो वो अल्डिहाइड हो गया, CO लग गया तो कीटोन हो गया। यानी कि ये जो अगर किसी में फंक्शनल ग्रुप लग गया तो उसको आइडेंटिफाई कर देगा कि किस तरह का वह कंपाउंड है। ओके ना, तो किस तरह का कंपाउंड है वह बताता है, आपको प्रॉपर्टी के बारे में बताएगा, वह फंक्शनल ग्रुप ही ना, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फ्लोइंग बोन इज नॉट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, इनमें से कौन सा जो बोन है वो ह्यूमन बॉडी में नहीं पाया जाता है। इतना ज़्यादा गर्मी है ना कि आगे पीछे आज हो रहा है, और पंखा तो चला नहीं सकते हैं। एक्स जो बोन होता है वो जो ह्यूमन में नहीं पाया जाता है। बाकी एनविल, हैमर और स्टेरअप तीनों का तीनों बोन है मिडिल ईयर में पाया जाता है। ओके, जैसे देख लीजिएगा, जो ईयर बोन होता है उसको ना ऑडिटरी ओसिकल भी बोला जाता है। ह्यूमन स्ट्रक्चर देख लीजिएगा तो 3 पार्ट होता है। ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर 3 होता है, जिसमें आप लोग इनर ईयर होता है, उसके बाद मिडिल ईयर होता है, उसके बाद आपका इनर ईयर होता है। तो 3 जो है पार्ट होता है। सारे पार्ट्स देख लीजिएगा, डायरेक्ट कभी कभी छांटने के लिए आ जाता है कि कौन जो है मिडिल ईयर का पार्ट नहीं है या कौन इनर ईयर का पार्ट नहीं है, देख लीजिएगा। आप लोग यहाँ पे 3 बोन्स देख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे मैलियस है, इनकस है या फिर स्टेपिस है। अब ये बोन है और यहाँ पे 3 बोन में बोला था कि एनविल, हैमर और स्टीयरअप है, तो इसमें फिर कहाँ गया तीनों बोन? कहीं गया नहीं है, तीनों का अलग अलग मतलब सेम नाम है। जैसे हैमर का मैलियस बोला जाता है, ओके ना, एनविल को इनकस बोला जाता है और स्टीयरअप को स्टेपिस बोला जाता है। एंड स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी, ध्यान रखिएगा। एंड फीमर इज द लार्जेस्ट बोन इन आवर बॉडी, ये सब ध्यान रखिएगा, डिटेल में डिस्कस हो चुका है ना। चलिए, इसका आंसर एक्स हो जाएगा, एक्स बोन नहीं पाया जाता है। ब्रेकिंग ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन इज एन एग्जांपल ऑफ। देखिए, मैं आपको लेक्चर देता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि भर भर के इन्फॉर्मेशन दिया जाए। नॉलेज आपके पास अगर कम रहेगा तो नॉलेज कम, यानी कि सिलेक्शन होने का चांस भी कम रहेगा। तो जितना ज़्यादा आपके पास इन्फॉर्मेशन है उतना ज़्यादा श्योरिटी रहेगा कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। तो ब्रोमीन का कलर आखिर होता क्या है वो भी डला हुआ है, या रेड ब्राउन कलर का होता है। पूछ देगा कलर के ब्रोमीन का कलर कैसा होता है तो क्या बोलिएगा? ओके, क्यों? अब सबका नहीं पूछेगा, लेकिन ब्रोमीन को पूछने उसका बनता है हक उसको बनता है। क्यों बनता है? कि ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज इन द लिक्विड स्टेट, तो उसका हक है कि वह पूछे आपसे।
तो देख लीजिएगा, यही जो होता है ऐसे एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अगर फर्दर डिवाइड कीजिएगा तो तीन होता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है, एक फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है, और एक इलेक्ट्रोलाइटिक, फोटोलाइटिक, और एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। बताते बताते लगता है ना कि मैं भूल जाऊंगा। इसको याद रखने का ट्रिक याद रखिएगा, इसको पलट लीजिए। पेट तीन तरह का होता है डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक और एक होता है थर्मल। थर्मल का मतलब हीट होता है, इसको ध्यान रखिएगा, थर्मल मतलब हीट होता है। आइए देख लेते हैं भाई, देख लीजिए यहाँ पे देखिएगा तो जो डिकम्पोजिशन होता है सिल्वर ब्रोमाइड है, ओके ना। मैं कलर ब्रोमीन का बताया हूँ ना कि सिल्वर ब्रोमाइड का, ना कंफ्यूज कर जाइएगा आप लोग। तो ये लाइट येलो कलर का होता है, तो सनलाइट में डालिएगा इसको तो ये सिल्वर जो मेटल में चला जाएगा, जो कि अब ग्रे कलर का हो जाता है। ओके, इसको देख लीजिएगा, सिल्वर का कलर ग्रे होता है। रिएक्शन है 2AgBr, लाइट के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे 2Ag निकल जाएगा, ब्रोमीन जो है यहाँ पे रिलीज हो जाएगा गैसियस फॉर्म में। ओके ना, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। व्हाई? बिकॉज इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लियर? चलिए, तो आंसर इसका सी है। चलिए पांचों के पांचों रिएक्शन यहाँ डिस्कस कर ही देते हैं, छोड़ते नहीं हैं। कॉम्बिनेशन से क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, दो से ज़्यादा, दो है या दो से ज़्यादा पदार्थ मिलकर अगर सिंगल जो है से प्रोडक्ट बनाता है तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद कॉम्बिनेशन के बाद आता है आपका सेकेंड में ही डिस्प्लेसमेंट आता है, एज पर द एनसीईआरटी टेक्स्ट को देखिएगा तो डिकम्पोजिशन तो बता दिया कि अगर एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, जो कि कब टूटेगा, या तो उसको सनलाइट दे दीजिए, या तो हीट दे दीजिए, या तो फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करा दीजिए, तब जो है डिकम्पोजिशन हो जाएगा। ओके ना, तो ये हो गया। उसका थर्ड में आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या होता है कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा देता है, उसकी जगह पर बैठ जाता है, तो वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। उसका डिकम्पोजिशन तो आप लोग ने देख लिया कि क्या होता है, एक डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में दो बार वह काम होता है, आयन का भी एक्सचेंज आप लोग कहा जाता है। जैसे पढ़े होंगे Na2SO4 और BaCl2 वाला एग्जाम्पल, तो आपको BaSO4 प्लस NaCl बना था, वो वाला एग्जाम्पल, तो वो आपको डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल था। और एक आता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में दो काम होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों एक साथ होता है, ठीक है, उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो यही पांचों के पांचों रिएक्शन आपको डिस्कस कर दिया और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में को डिस्कस किया गया था। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट एंड वाटर बनता है। तो साल्ट को हम लोग एक न्यूट्रल सब्सटेंस मानते हैं क्योंकि उसका पीएच जो है 7 के बराबर होता है। ओके ना, तो इसी को इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे HCl को NaOH यानी कि लाइम के साथ रिएक्ट करा दीजिएगा तो ACl क्या बन जाएगा, NaCl प्लस एक लाइम है इसका H2O निकल जाएगा। ओके ना, चलिए सबको डिटेल में डिस्कस कर दिया। AgI ये ध्यान रखिएगा, यह आर्टिफिशियल रेन में यूज होता है। और ये वाला जो लिखा हुआ है AgBr वो आपको ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होता है उसमें यूज किया जाता है। यूज याद रखिएगा, एनसीईआरटी में मेंशन है क्लास 10 में। विच ऑफ दिस क्रिएचर डू नॉट हैव टीथ, इसमें से किसका जैसे दांत नहीं होता है? तो आपसे शुरू में क्वेश्चन पूछा था कि कछुआ का कितना दांत होता है, तो कछुआ का दांत नहीं होता है भाई, तो कछुआ का दांत नहीं होता है। तो टर्टल्स का दांत नहीं होता है, चाहे टर्टल बोले या टोटवाइज बोले, अंतर होता है टर्टल और टोटवाइज में। टर्टल्स कहा जाता है कि जो वाटर में रहता है, जैसे आपको गहिरमठ बीच याद होगा उड़ीसा में, ओलिव रिडले टर्टल्स के लिए फेमस है। और टोटवाइज जो होता है सिर्फ नॉर्मली जो है स्थल पे रहता है, लैंड पे रहता है। तो जो वाटर में रहता है उसको टर्टल्स कहा जाता है और जो लैंड पे रहता है उसको टोटवाइज कहा जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी पिग्स, डॉग्स, हॉर्सेस सबके दांत होते हैं। ओके ना, B, C और D। पता है मैं क्वेश्चन बना रहा था तो मुझे इंटरेस्टिंग चीज पता लगा, ऑप्शन ए को छोड़कर बाकी सब गाली है। नहीं, मच्छर के मुंह में जो मॉस्किटोज होते हैं उसके मुंह में 47 टीथ होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। जो ह्यूमन होते हैं मैन, उसके मुंह में 32 दांत होते हैं। ये सब चीज़ कुछ याद रख सकते हैं। और हम लोग का पहले मिल्क टीथ 20 होता है ना, जो कि बाद में गिर जाता है। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड? गैसेस और लिक्विड्स को कॉमन नेम क्या बोला जाता है? पहले तो एक बताइए कि लिक्विड का हिंदी क्या होता है। एक होता है द्रव और एक होता है द्रव्य। कौन होगा लिक्विड का हिंदी? तो लिक्विड का हिंदी द्रव होगा ना। ये द्रव्य का मतलब मैटर होता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो देखिए जो गैसेस और लिक्विड का कॉमन नेम है उसको फ्लूइड्स कहा जाता है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। फ्लूइड्स क्या होता है? तो द मटेरियल्स या द मैटर विच हैज टेंडेंसी टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड्स। इसको ध्यान रखिएगा। तो आंसर उसका डी हो जाएगा।
देखिएगा तो फ्लूइड्स तो एक हो गया। मैटर में कभी कभी क्वेश्चन अगर आए सॉलिड लिक्विड गैसेस थे, इससे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली बनता है। तो दो होता है, आप कभी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन पढ़ते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया हूँ। तो कभी भी आप लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा कि कौन डिस्पर्स्ड फेज है और कौन डिस्पर्स्ड मीडियम है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम। कहने का मतलब अगर पानी है, एग्जाम्पल समझिएगा कि वाटर है, इसमें आप लोग कुछ मुरही डाल दिए, मुरही समझते हैं मुरही समझिए, नहीं समझते तो मैं क्या करूँ। तो जो मुरही है वो सब डिस्पर्स्ड फेज हो जाएगा और जो पानी है वह डिस्पर्स्ड मीडियम हो जाएगा। तो इसी तरह से देख लीजिएगा अलग अलग तरह का कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, जिसमें अगर मीडियम लिक्विड है और गैस है तो एक फोम बन जाता है। शेविंग क्रीम उसका एग्जाम्पल है। गैस अगर सॉलिड में गैस अगर मिला हुआ है तो उसको सॉलिड फोम बोला जाता है, और फोम रबर का एग्जाम्पल बोल सकते हैं। अगर कोई गैस में लिक्विड मिला हुआ है तो उसको एरोसोल बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, एरोसोल बनता है, जैसे देखिएगा तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारा गंदगी जो है से लिक्विड मटेरियल फैल जाता है जो कि हानिकारक होता है, तो उसको ना एरोसोल बोला जाता है। तो फॉग हो गया, मिस्ट हो गया, क्लाउड्स हो गया। क्लाउड जो है से एक लिक्विड में गैस का एग्जाम्पल है। जैसे आप लोग खुद समझ सकते हैं कि जो एयर के ऊपर जो है से क्लाउड बनता है ना, तो एयर क्या है, गैस है, तो उसके ऊपर लिक्विड जमा होता है धीरे धीरे, तो क्लाउड जो है से एक गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल हो गया। लिक्विड इन लिक्विड का तो इमर्सन हो गया। मिल्क इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मिल्क, क्रीम और हेयर, ये सब देख लीजिएगा। उसके बाद लिक्विड है और सॉलिड में अगर लिक्विड मिल जाता है तो जो है सॉलिड इमर्सन हो जाता है जो कि जेल हो जाता है। बटर और चीज़ याद रख लीजिएगा। गैस में अगर सॉलिड मिल जा रहा है तो स्मोक हो जाता है, डस्ट बोल सकते हैं। उसके बाद लिक्विड में अगर सॉलिड मिल गया तो वह सोल हो जाता है, और इंक और पेंट आप लोग बोल सकते हैं। और सॉलिड में सॉलिड का एग्जाम्पल हो जाता है सॉलिड सॉल्यूशन, जैसे कि एल्वाइस हो गया, उसका बाद रूबी ग्लास हो गया। एल्वाइस, इसको देख लीजिएगा, एल्वाइस क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, मेटल और नॉन मेटल्स, ओके ना, देख लीजिएगा। व्हाट इज आंसर बताया था कि नहीं बताया था, हाँ बता दिया था। तो हो गया। अगर नॉर्मल आप लोग देखिएगा तो जो मैटर है उसका 3 स्टेट पाया जाता है, लेकिन चौथा स्टेट को प्लाज्मा और पांचवा स्टेट को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है। अब देखिए आप लोग पढ़ते हैं तो इतना ही तक रुक मत जाइए कि इसका फुल फॉर्म तक, इसको अंतर तक जाया कीजिए कि आखिर बोस क्या है। आइंस्टाइन तो समझते होंगे, तो बोस क्या है, तो बोस जो है वह सत्येंद्रनाथ बोस के लिए है, एक इंडियन साइंटिस्ट हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि इसमें बोस जो है कौन से साइंटिस्ट हैं। कंफ्यूज हो जाइएगा आप लोग, जैसे कि अगर अलग अलग बोस दे देगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस दे देगा, फिर और कोई बोस दे देगा तो आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा। तो ध्यान रखिएगा सत्येंद्रनाथ बोस एक साइंटिस्ट थे। आंसर इसका डी है। व्हाट इज हेलिटोसिस, हेलिटोसिस क्या होता है, तो एक तरह का ना बैड ब्रेथ होता है, तो मुंह से जो स्मेल आता है उसी को बोला जाता है कि हेलिटोसिस है ना, इसको देख लीजिएगा। और आखिर मुंह से जैसे बैड स्मेल क्यों आता है, तो देखिएगा तो सल्फर प्रोड्यूस करने वाला बैक्टीरिया हमारे जीभ पर और जो है टंग में पाया जाता है। तो अगर टाइम टू टाइम आप लोग गला को साफ नहीं करते हैं या मुंह को साफ नहीं करते हैं तो हेलिटोसिस हो जाएगा, यानी कि मुंह से बास आएगा। बास आप लोग बोलते हैं ना, तो बैड ब्रेथ को ही बास बोला जाता है, यानी कि सांसों की बदबू। ओके, चलिए वातावरण प्रदूषित हो गया। आंसर इसका सी हो गया ना। चलिए आंसर इसका सी है, देख लीजिएगा। सल्फर जनरेटिंग बैक्टीरिया जो कि माउथ और गला में पाया जाता है उसके चलते होता है। टू ऑब्टेन an enlarged real and inverted image beyond 2f2 after refraction by convex lens, where should the object be placed। अब ये देखिए क्लास 10 में आपको डायरेक्ट पढ़ाया गया था इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन में टोटल जो है से आपको 6×8 16 इमेज पढ़ाया गया था, यानी कि एक कनकेव मिरर और लेंस दोनों का 6 और 2 8 होता है क्रमशः, और उसमें कन्वेक्स और कनकेव का 6 और 2 क्रमशः 8 8 8 16 इमेज टोटल पढ़ाया गया था। तो आपको टीचर बताए होंगे कि कम से कम जो F1 पे होता है, ठीक है, या जो सी पर रखा होता है उसको याद कर लेना, और एगो जो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनता है छठा केस जो कि कनकेव लेंस का है उसको याद रख लेना। यानी कि 3 4 5 आपको बताया गया होगा कि ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यहाँ भी क्वेश्चन जो आरआरबी जेईई में पूछा गया था वो भी जो है से इंपॉर्टेंट है, वही पूछा गया था। कहाँ रखा गया था, बियॉन्ड 2f2 जो है से बनाना है, ओके ना। तो बियॉन्ड 2f2 अगर बनाना है तो कहाँ पे रखिएगा, तो उसको F1 और ओ के बीच रखना होगा, इसको देख लीजिएगा। नहीं, इसका आंसर बियॉन्ड 2f2 था ना, तो इसको 2f1 और f1 के बीच रखना होगा, 2f1। आंसर इसका बी हो जाएगा, सॉरी आंसर इसका बी हो जाएगा। टोटल 6 केस आता है, इसको देख लीजिएगा। अगर इन्फिनिटी से लाइट आता है तो यहाँ से जाता है और जो है से F2 पर यहाँ से इमेज बन जाता है, इस तरह से लाइट जाता होगा, आपको पता होगा, और इस तरह से F2 से गुजर जाता है, ओके ना। और जस्ट जो है से उल्टा कहानी होता है,
2F1 पर रखिएगा तो इसका जो है 2F2 पर बनेगा। उसके बाद अगर 2F1 और इसके बीच रखिएगा तो जो है इसके बियॉन्ड बनेगा। अगर F1 पर रखा जाए तो अगेन जो है पैरेलल हो जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी पे चला जाएगा। और इसके बीच में रखिएगा तो इमेज इधर ही बना जाता है, जिसको आप लोग सिंपल माइक्रोस्कोप से नाम से जानते हैं। कब? एक ऐसा इमेज जो कि F1 और O के बीच में रख के बनेगा, उसको जो है सिंपल माइक्रोस्कोप बोला जाता है। इसका ध्यान रखिएगा, ओके ना। और अगर ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे 2F1 और यहाँ पे इन्फिनिटी के बीच में इमेज रखा जाएगा तो F2 और 2F2 के बीच बन जाएगा, जस्ट उल्टा होता है, और सॉरी इमेज उल्टा बनेगा, ओके ना। चलिए तो देख लीजिएगा, सारा आप लोग कवर कर लीजिएगा, ठीक ना। इसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा रहा है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स विच आर जेनेटिकली डिस्टिंक्ट एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड इज कॉल्ड ए और एन। तो उसको स्पीसीज कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि समान जीवों के आनुवंशिक रूप से विशिष्ट और प्रजनन में भिन्न समूह को क्या कहते हैं, तो उसको स्पीसीज के नाम दिया जाता है, स्पीसीज कहते हैं उसको। अगर देखिएगा यहाँ पे वर्गीकरण का क्रम, इससे क्वेश्चन अब आपको आता है, छांटने के लिए कभी कभी दे देगा, जिसमें मुझे शायद याद है किसी एग्जाम में किंगडम, क्लास, ऑर्डर या फिर स्पीसीज ऐसे करके कुछ 4 उठाया था और बोला था कि आप उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। तो ध्यान रखिएगा, ऑर्डर में लगाने के लिए आता है, तो सब इसका इमेज भी डाला गया है, शायद देख लीजिएगा। तो सबसे जो छोटा सर्प यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे स्पीसीज है, उसका जीन्स आता है, फिर फैमिली है, फिर ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम है, किंगडम है, फिर डोमेन बन जाता है। उसके बाद इसमें देखिएगा तो सबसे छोटा स्पीसीज तो हो गया, सबसे ऊपर में जाकर लाइफ हो जाता है, यानी कि लाइफ को यह डिनोट करता है, मतलब सबसे ऊंचा स्तर पर लाइफ जाता है, जीवन नाम। तो इसका कम से कम ऑर्डर याद रखिएगा, वो 4 ऑर्डर दे देगा, स्पेसिफिक उठाएगा, उसके बाद आपको ऑर्डर, क्लास या फाइल उठा देगा, या फिर किंगडम या फिर डोमेन दे देगा। तो ऑर्डर में लगाने के लिए आता है, तो आंसर इसका स्पीसीज हो जाएगा। ऑर्डर कम से कम याद रखिएगा, ओके ना। तो समान जीवों का आनुवंशिक रूप से विशिष्ट है और प्रजनन में यह भिन्न है, अलग अलग है, यानी कि अलग अलग तरह के इनमें प्रजनन होता है, तो उसको स्पीसीज कहते हैं। जैसे ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है, अगर देखिएगा अमीबा में अलग अलग सिस्टम होता है, उसमें असेक्सुअल होता है, अलग अलग जीवों में अलग तरह से रिप्रोडक्शन होता है, ओके ना, प्रजनन। क्वेश्चन 18 है, विच टाइप ऑफ एसिड इज एटमोस्फेयर ऑफ वीनस मेड ऑफ। आइए वीनस के एटमोस्फेयर पर ले चलते हैं आपको। वीनस का एटमोस्फेयर देखिएगा तो इसमें मैसेंजर यान था, ओके ना, नासा का। तो वह जो है इसको जो आइडेंटिफाई किया था, उसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ था सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड लेयर। देखिए फिर लिखा हुआ, मैं क्या बताऊं, तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का जैसे कंटेंट पाया जाता है। तो समझ सकते हैं कि पृथ्वी के ये जो जुड़वा बहन है, तो अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर इसमें एसिड रेन होता है, तो सोचिए कि कितना हानिकारक वहाँ का हो जाएगा, एनवायरमेंट हो जाएगा ना। तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। वीनस रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपसे पूछते हैं तो ध्यान रखिएगा, अर्थ से इसमें सेकेंड स्थान पे इसका क्रम है, यानी कि दूसरा स्थान पड़ता है। पूरा हमारा सोलर सिस्टम में ये जैसे सबसे गर्म है, यानी कि हॉटेस्ट प्लैनेट हमारा सोलर सिस्टम में, ओके ना। इसको सुबह का तारा या फिर शाम का तारा बोला जाता है, भोर का तारा कह सकते हैं हम। पृथ्वी की जुड़वा बहन इसको कहा जाता है, ओके, इसको देख लीजिएगा। और चंद्रमा पर, मून पर सी ऑफ ट्रांक्विलिटी है ना, ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ है, तो यह मून पर है, ओके। और मरकरी और विनस, मरकरी विनस का दोनों का कोई सैटेलाइट नहीं है। मार्स का 2 है, फोबोस और डिबेस। अर्थ का 2 है, आपको पता होना चाहिए। अर्थ का 1 है, मून। सबसे ज्यादा सैटर्न का है। मेलाकाइट किसका और है, तो मेलाकाइट जो है कॉपर का और है। बाकी तो और का तो पूरा का पूरा मैं एक स्लाइड ही दिया था बहुत डिटेल में, ओके। तो आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, यहाँ पे पुनः स्लाइड डालना मैं उचित नहीं समझा, पहले भी रिवीजन करा चुका हूँ, ओके ना। अगेन याद रख लीजिएगा, ये जो और होता है, तो और एक ऐसा जो है सब मिनरल होता है जिससे हम लोग इजिली और प्रोफिटेबली जो है से किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रोफिटेबली होना चाहिए। कहने का मतलब है कि हम लोग एक जो है मान लेते हैं कोई मिनरल निकाले, तो उसको निकालने में 100 रुपया लगा और प्रॉफिट में 500 हुआ, तो उसको और कह सकते हैं। लेकिन पता चला कि निकालने में 500 रुपया लग गया, प्रॉफिट हमको 100 रुपया हो रहा है, तो उसको हम लोग फिर और नहीं कहेंगे, ओके ना, इसका ध्यान रखिएगा। तो ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। समझ गया डिफरेंस? हाँ। और जो गंदगी पाया जाता है और इस सब में, उसको गैंग कहा जाता है ना, गैंग। ईस्टर्स हैव डैश लाइक स्मेल। तो ईस्टर का स्मेल किस तरह का होता है, तो ईस्टर का स्मेल जो है ना फ्रूटी होता है, यानी कि फल के जैसा होता है, ठीक ना। तो ईस्टर यानी कि फ्रूट जैसा इसका स्मेल होता है।
स्वीट स्मेल होता है ना। तो आप लोग एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जब पढ़े होंगे क्लास 10 में, तो उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि जब एसिड जो है से अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस जैसे प्रोड्यूस होता है, जिसको ईस्टर कहा जाता है। तो ईस्टर का ग्रुप है, आप लोग इसमें अलग अलग कंपाउंड यहाँ फंक्शनल ग्रुप ऐड कर सकते हैं। आर होता है अल्काइल ग्रुप, CnH2n+1 फार्मूला होता है, तो इसमें आप लोग जोड़ सकते हैं। तो इसका स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। यहाँ पे एक रोटेन वर्ड है ना, ध्यान रखिएगा। रोटेन यानी कि सड़ा हुआ चीज के जैसा जिसका गंध होता है। उसमें दो सब्सटेंस बताता हूँ, एक फोस्जिन गैस है, फोस्जिन और एक हाइड्रोजन सल्फाइड, दोनों याद रखिएगा। इसमें मछली के जैसा सड़ा हुआ गंध निकलता है। दैट्स इट फॉर दिस क्लास। आशा है क्लास काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहा होगा। तो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। PDF टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, और शेयर भी आप लोग नहीं कर रहे हैं, कर दिया कीजिए। ओके, वंदे भारतम, जय हिंद।